तो मेरा नाम रुचिन कुमार है। मैं स्टडी जोन में साइंस पढ़ाता हूँ। जैसे कि हमारी जो क्लास चल रही थी, हमारी जो साइंस का लेक्चर चल रहा था, उसमें हमने दो क्लासेस आपकी की है, मात्रक और विमाएँ वाला। ठीक है, तो हम उसी टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा गति। गति एक ऐसा चैप्टर है कि इससे कोई एग्ज़ाम बचा हुआ होगा कि जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आए। तो हम गति में साथ साथ गति तो पढ़ेंगे, गति के प्रकार पढ़ेंगे, उसका बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और साथ साथ हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति। ठीक है, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, जो कि आपकी किसी भी बुक में नहीं दिया रहता, लेकिन एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहता है। तो बिना किसी टाइम को गवा किए हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहली क्लास थी, हमने पहली क्लास में मात्रक और विमाएँ, मात्रक और विमाएँ हमने पढ़ रही थी। हमने मात्रक पढ़े कितने प्रकार के होते हैं, विमाएँ पढ़ी, विमाओं के हम क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारी क्लास होगी, वो होगी गति पर। किस पे होगी? गति। गति यानी कि मोशन। मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन क्या होता है, कितने प्रकार की होती है। मैं डायरेक्टली मोशन पे ऐसे नहीं आऊँगा कि भाई गति का प्रथम नियम ये होता है, द्वितीय नियम ये होता है। हम इसकी बेसिक चीज़ बात करेंगे। सबसे पहले जैसे चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चन को गलती करके आते हैं। गति से हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आता है, विराम। विराम यानी कि रेस्ट। विराम क्या होता है, रेस्ट क्या होता है? तो विराम अगर हम पूछे विराम क्या होता है, तो अक्सर करके क्या बोला जाएगा, विराम जो चीज़ रुकी हुई अवस्था में होती है उसे हम क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। लेकिन विराम को डिफाइन कैसे किया जाता है कि अगर कोई वस्तु है, मान लिया ये कोई एक पिंड रखा हुआ है, किसी सतह पे कोई एक पिंड है और इसका द्रव्यमान जो है वो m है, m मास है। ठीक है, अगर कोई वस्तु, ध्यान से समझेगा और कॉपी पेन साथ साथ निकाल के लिखना स्टार्ट किया, साथ साथ लिखते चलेगा कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विराम की अगर हम बात करें, विराम में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था या अपना स्थान नहीं बदलती है, तो हम उसे कहते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, और अगर हम बात करें गति, गति क्या होता है, मोशन क्या होता है? गति क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है और वो यहाँ पे रखा हुआ है, किसी सतह पे कोई एक वस्तु रखी हुई है, अगर मैंने क्या किया, इस पे इधर की तरफ बल लगाया। ठीक है, ध्यान से समझेगा, अगर मैंने इधर की तरफ बल लगाया, इसका भार मैं क्या कह रहा हूँ, इसका भार है mg। अगर मैंने इस वस्तु पे बल लगाया और वस्तु पे बल लगाने से ये वस्तु यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आ गई, यानी कि इसने यहाँ से और यहाँ तक की x डिस्टेंस थ्रू की, तो हम इसे क्या बोल लेंगे कि वस्तु गति में है। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था या अपना स्थान नहीं बदलती है, तो क्या कहलाती है, विराम कहलाती है। और अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, गति कह देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, गति। ठीक है, इसके साथ हम टॉपिक पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है, हेड डाल लीजिएगा। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा दूरी। दूरी यानी कि डिस्टेंस। बहुत जीरो से पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी समझाया था, पहली वीडियो में, इसी वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ये जो मेरी क्लासेस चल रही है साइंस की, ये एसएससी, आपका ग्रुप सी में स्पेशल जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जिसकी अभी डेट भी डिफाइन हुई है, जो ग्रुप सी है, वन दरोगा, जो वन दरोगा में 100 मार्क्स की आपकी साइंस आएगी, उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद चाहे आपका पॉलिटेक्निक का ई ग्रुप हो, E4 होता है यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रुप, और चाहे आपका पी ग्रुप हो, पी ग्रुप क्या होता है आपका, फार्मेसी ग्रुप। उन सब में आपको पता है कि साइंस आता है, फिजिक्स आती है।
कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, चाहे आप यूके पीएससी उठा लीजिए, उसमें भी आपका साइंस आएगा। तो मैं यही आपको जब से भी कह रहा हूँ कि जो भी आपका साइंस चल रहा है वो जीरो से चल रहा है, और उम्मीद होगी कि ये जो पहली 2 वीडियोज़ आपने देखी उनमें से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। हम आगे भी ऐसे आपको वीडियो देंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और जीरो से ही आप लोग साथ साथ समझते चलेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे मैं आपको गति पढ़ाऊँगा, गति की जैसे मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, फिर मैं एक क्लास आपकी जो है वो न्यूमेरिकल की लूँगा। जो गति से संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप कोई सी वीडियो उठा लीजिए, आपको न्यूमेरिकल कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ आप गति पढ़ा दिया जाएगा, गति की समीकरण पढ़ा दी जाएगी, बस ओवर हो गया गति। लेकिन एग्जाम में हमारे पास क्या आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इस टॉपिक के बाद हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर। तो दूरी के बारे में बात करते हैं, दूरी क्या होता है, और दूरी के साथ साथ एक वर्ड आता है विस्थापन। ये दोनों में टॉपिक एक साथ समझाऊंगा कि दोनों जुड़वा है। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर दूरी की बात करते हैं और विस्थापन की बात करते हैं तो हम क्या मानते हैं, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, समझेगा। सपोज ये हमारे पास पॉइंट ए है ये, और ये पॉइंट हमारे पास कोई बी है। मुझे क्या करना है, पॉइंट ए से बी पे जाना है। तो मेरे पास पॉइंट ए से बी पे जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। मैं किसी भी मार्ग से जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, कैसे भी जा सकता हूँ। और इसकी सिंपल लैंग्वेज क्या आती है कि दो बिंदुओं के बीच की, ध्यान से लिखिएगा साथ साथ, दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, कुल लंबाई को, ठीक है। अब कुल लंबाई का मतलब क्या होता है, दूरी क्या होती है, दूरी होती है एक अदिश राशि, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अदिश राशि क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, साथ साथ समझ लीजिएगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास परिमाण तो होता है, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड, लेकिन कोई भी दिशा यानी कि डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, कोई भी दिशा नहीं होती, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अदिश राशियाँ कहलाती है। अब विस्थापन पे अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास अगर एक पॉइंट ए है और मेरे पास एक कोई पॉइंट बी है, ठीक है, तो मेरे पास ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता बिल्कुल सीधा है, ये वाला रास्ता, ठीक है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है विस्थापन की डेफिनेशन क्या बनती है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब विस्थापन के बारे में बात करें तो विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। सदिश यानी कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये सदिश राशियाँ क्या होती हैं समझ लेते हैं साथ साथ, ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है कि बल, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि बल है वो कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है। संवेग है, मोमेंटम है, वो सदिश राशि है, अदिश राशि है। ऐसा क्वेश्चन आपने अक्सर करके देखा भी होगा, तो आप इसे रट्टा नहीं मार सकते, सिर्फ समझ सकते हैं। तो अदिश राशियाँ कैसी राशियाँ होती हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास परिमाण तो होता ही है, यानी कि मैग्नीट्यूड, परिमाण तो होता ही है, प्लस इसके साथ क्या होते हैं, यहाँ पे इसकी दिशा भी दी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, मान लिया कोई भी आदमी इस पॉइंट पे खड़ा है और इसके पास एक दूसरा, एक पॉइंट ए आदमी है और दूसरा पॉइंट इसके पास बी आदमी आता है और पूछता है कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है। तो वो कैसे कहता है कि मेरा घर तो इधर इस साइड है, कि यहाँ से 10 या 100 मीटर के डिस्टेंस में मेरा घर है, सिर्फ इसने बोल दिया 100 मीटर। अब 100 मीटर क्या है भाई, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है, ये इसने मेंशन नहीं किया। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि इसमें आपके पास परिमाण तो होगा। परिमाण मतलब कि कोई भी एक संख्यात्मक मान आपको दिया होगा, न्यूमेरिक वैल्यू दे के रखेगा। लेकिन अगर इसने ये कह दिया कि मेरा घर यहाँ से 100 मीटर ईस्ट में है, यानी कि पूर्व की दिशा में है, जैसे कि आपने रीजनिंग में क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे कि कोई एक ए है वो 10 मीटर पूर्व की तरफ चलता है, यहाँ से बाएं घूमता है, इस तरह से आपने क्वेश्चन किए होंगे रीजनिंग में। तो ये जो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते हो कि डायरेक्शन जिसमें आपको दी होती है, दिशा दी होती है, वो सारी कहलाती है आपकी सदिश राशियाँ कहलाती है, ठीक है।
तो ये इनका क्या था भाई, इनका जनरल इंट्रोडक्शन था। तो मैंने आपको समझाया था कि सदिश की दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। दूरी हमेशा क्या होगी, एक अदिश राशि होगी, और विस्थापन क्या होगा, एक सदिश राशि होगी। दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कह देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब कि नेगेटिव। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी या तो आपका क्या धनात्मक हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, या फिर आपकी जीरो हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक माइनस में नहीं हो सकता। दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर हद से ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जबकि वस्तु विराम अवस्था में रखी रहती है तो उसको वहाँ पे आपको पता है कि कितना होता है, जीरो होता है। दूरी हमेशा जीरो होगी। विस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो विस्थापन आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, आपका ऋणात्मक निगेटिव, या जीरो, कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विस्थापन क्या हो सकता है। तो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अगर कोई वस्तु, जैसे कि एग्जांपल हम घड़ी का ले लेते हैं, कोई घड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और वो वापस घूम के इस कंडीशन में आ जाती है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा जीरो। विस्थापन में एक चीज़ नोट करने की बात है, क्या नोट करना है कि विस्थापन मापने के लिए आपको दो बिंदुओं का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात याद रखें, एक बिंदु पे आप विस्थापन नहीं माप सकते। हाँ, दूरी माप सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जितना भी वो चक्कर चलेगा, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी तय करेगी, जितना भी लंबाई तय करेगी, यानी कि इसकी परिधि, जो इसकी परिधि होती है वही क्या कहलाती है, इसकी दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन के लिए हमेशा आपको दो पॉइंट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो साथ साथ आप नोट उतारते रहेगा साथ साथ इसमें, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब इसके बारे में इसके बाद हम बात करते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाल और वेग के बारे में। फिर इसके बाद अपने गति के नियमों पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए भाई, हम बात करते हैं चाल पे और हम बात करते हैं वेग पे। आधों को तो ये नहीं पता होता कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। दोनों में डिफरेंस इसमें पता होता है कि आपकी स्पीड क्या होती है और आपकी वेलोसिटी क्या होती है। देखिए भाई, क्या होता है, दोनों को समझते हैं। अगर चाल को देखें, चाल की डेफिनेशन क्या आती है कि प्रति इकाई समय में, यानी कि पर यूनिट टाइम में कोई भी वस्तु जितनी दूरी तय करती है वो उसकी चाल कहलाती है। यानी कि प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, चाल का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा भी होगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। ठीक, यानी कि v बराबर एस अपॉन टी। क्या लिखते हैं कि v इजिकल टू एस अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें कि मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है मीटर पर सेकंड। समझने वाली बात क्या है, वो उस चीज़ को समझते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो चाल है, चाल एक अदिश राशि। देखिए, मैं आपको बार बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ कि जो सदिश और अदिश राशियाँ होती है वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। कैसे, आप बिना रटे इस चीज़ को समझ लीजिए कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है, सिर्फ उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी बता रहा हूँ कि कैसे। वेग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि यहाँ क्या होगा कि प्रति इकाई समय में क्या होगा कि इकाई समय में जो तय किया गया विस्थापन होगा, क्या होगा, तय किया गया विस्थापन होगा, वही क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, और यहाँ क्या है कि प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन ही कहलाता है, वेग कहलाता है। और वेग इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी कि u इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, देखिए, विस्थापन हो चाहे दूरी हो, रिप्रेजेंट आपका कैसे होगा, एस से ही होगा, और समय आपका t ही रहेगा। तो u इज इक्वल टू एस अपॉन टी।
इसके अगर हम मात्रक यूनिट की बात करते हैं तो मात्रक क्या होगा इसका, मीटर पर सेकंड ही रहेगा। आप कहोगे सर कॉमन क्या है, कॉमन ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि जो वेग है वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये सदिश है या फिर ये अदिश है। देखिए यहाँ क्या है, देखो समय तो दोनों में कॉमन है, समय तो छोड़ दीजिए, समय तो कॉमन है। अगर हम दूरी की बात करते हैं, दूरी मैंने अभी आपको बताया था कि ये अदिश है, इसी वजह से क्या होता है कि जो चाल है, चाल भी कैसी आती है आपकी, अदिश आती है। ठीक है, साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान करते चलेगा। यहाँ क्या है, विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वेग भी क्या होता है आपका सदिश में ही आएगा। इस बात को ध्यान समझिएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको इसकी थ्योरी बता रहा हूँ, जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको साथ साथ उतारते उतारते चलिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इससे पहले आप इसको उतार लीजिए। तो हमने यहाँ पे अपने बहुत सारी जो टर्म्स है वो पढ़ी यहाँ पे, जैसे कि विराम क्या होता है, गति क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, लगभग हमने सब चीज़ यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इसके बाद हम बात करते हैं त्वरण पे। त्वरण का मतलब होता है यहाँ पे एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है त्वरण। देखिए त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, आपकी त्वरण कहलाती है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका जब मैं आपको व्युत्पन्न मात्रक बता रहा था। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लें, ताकि आपके ये चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाए कि ये मात्रक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, हो गया त्वरण हो गया। अगर कोई वस्तु, ध्यान से समझेगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है, या फिर कह सकते हैं, या फिर एक प्रश्न को हम कह सकते हैं कि अगर त्वरण धनात्मक है, क्या है, अगर त्वरण धनात्मक है, यानी कि अगर ए का मान आपके पास कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल बोल दूं कि ए इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मेरे पास ए का मान पॉजिटिव आ रहा है तो हम इसे बोलते हैं धनात्मक त्वरण। क्या बोलते हैं इसे, धनात्मक त्वरण। ठीक है, और अगर हमारे पास त्वरण ऋणात्मक रूप में आ रहा है, यानी कि निगेटिव आ रहा है, माइनस का आ रहा है, यानी कि मैं कह दूं कि ए इक्वल टू मेरे पास है माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मेरे पास ए का मान कैसा आ जाए, माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो उस समय जो त्वरण होगा उसे हम बोलेंगे मंदन। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि मंदन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक आ जाए, अगर किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक आ रहा है तो वो कहलाता है आपका मंदन। मंदन हमेशा, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी आपको यही वैल्यू याद रखने, अगर आपसे मंदन पूछा है ना भाई कि उसका मंदन याद कीजिए, तो मंदन का मतलब यहाँ से आपको ए ही पूछेगा, त्वरण ही पूछेगा, लेकिन आपका ए का जो आंसर आना चाहिए वो माइनस में ही आना चाहिए। अगर आपका ए का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आपका सवाल गलत है। इन ट्रिक को साथ साथ ध्यान में रखिएगा कि अगर मंदन पूछा है तो ए का मान आपसे क्या होगा, ऋणात्मक ही पूछेगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी गति से संबंधित जो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टर्म्स हैं उनके बारे में।
अब हम बात करते हैं गति के नियमों पर, ठीक है। तो गति के नियमों पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि गति के नियम कितने होते हैं, तो अक्सर करके बच्चों को पता है कि भाई गति के नियम 3 होते हैं, लेकिन उनमें क्या पढ़ने की बात है, क्या चीज़ ज़रूरी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ज़रूरी बैठ जाता है। पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ के क्वेश्चन बनाना अलग चीज़ है, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, क्वेश्चन को सॉल्व करना एक्यूरेसी के साथ, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप उसमें 10 मिनट लगा बैठे हो, 15 मिनट लगा बैठे हो, कि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है ही नहीं कि आप 10-15 मिनट लगा के बैठ रहे हो उसमें। तो एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगर हम गति के नियम पढ़ते हैं, अगर हम गति के नियम पढ़ते हैं, यानी कि लॉ ऑफ मोशन, अगर हम गति के नियम पढ़ रहे हैं, तो गति के नियमों को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़ना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं जड़त्व। जड़त्व यानी कि इनर्शिया। जड़त्व यानी कि इनर्शिया, कि जड़त्व क्या होता है, ठीक है। फटाफट इसे 1 मिनट में देख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना ये चीज़ दिमाग में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। जड़त्व क्या होता है, ठीक है। देखिए जड़त्व क्या होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा वस्तु अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मान लिया ये एक वस्तु है। बुक देना सर, बुक उठा ले। सपोज मान लिया कि मेरे पास एक सतह है, ये एक सरफेस है, और इस पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझेगा, प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ, प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा। ये कोई एक वस्तु है, ये यहाँ पे क्या है, सतह है, मैंने ऐसे रख दिया। अगर मैं इस पर इधर की तरफ बल लगा रहा हूँ, एक बाह्य बल लगेगा ऐसे, तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने फूंक मार दिया और ये वस्तु उधर उधर चली गई। साउथ की मूवी तो है नहीं कि कोई फिजिक्स का नियम लागू ही नहीं होता, ठीक है नहीं। तो हर एक चीज़ पे जो है फिजिक्स का नियम लागू होता है। अगर यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और मान लो मैं इस पर इधर की तरफ बल लगा रहा हूँ, अगर मैं इस पर इधर की तरफ बल लगा रहा हूँ, तो ये वस्तु, इस वस्तु का खुद का अपना एक भार है, ठीक है नहीं, इस वस्तु का खुद का अपना एक भार है। तो इस भार के कारण वस्तु क्या करेगी, अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी। अगर मैं वस्तु पे इधर की तरफ बल लगाऊँ तो एकदम नहीं जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस वस्तु से ज़्यादा, यानी कि जो इस वस्तु का भार है उससे ज़्यादा ही इस पर क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जड़त्व क्या होता है, जड़त्व यही होता है कि कोई भी वस्तु, क्या, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में, किस में, अपनी अवस्था में, अपनी अवस्था में मतलब चाहे देखो वो गति की अवस्था में हो, चाहे वो आपकी स्थिर अवस्था में, अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। क्या करती है, विरोध करती है। यही क्या कहलाता है, आपका जड़त्व कहलाता है। आई बात समझ में। जड़त्व क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जड़त्व जो है वो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर आधारित होता है। द्रव्यमान पर यानी कि मास पे। जितना ज़्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा। कहने का मतलब ये है, एक वस्तु ये रही, एक वस्तु ये रही और एक वस्तु ये रही, इसका वेट जो है वो 10 kg है, इसका 20 kg है और इसका 60 kg है। 3 अलग अलग वस्तु, अलग अलग इनका भार है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इस पर बल लगा रहा हूँ तो 10 kg को विस्थापित करने के लिए मुझे अलग मात्रा में बल लगाना पड़ेगा। अगर 20 kg है तो इससे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, अगर 60 kg है तो उससे भी ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वस्तु का वेट होगा उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। वस्तु जितनी ज़्यादा भारी होगी उसका इनर्शिया यानी कि जड़त्व जो होगा वो उतना ही ज़्यादा भारी होगा। अब एग्जाम में सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है कि सही गलत क्या है। जो जड़त्व होता है, इनर्शिया होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इसके मास के होता है। अगर मास बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो जड़त्व भी घट जाएगा।
ये होता है जड़त्व। और गति के नियम जो होते हैं वो जड़त्व के ऊपर ही क्या होते हैं, आधारित होते हैं। जड़त्व बेसिकली कितने प्रकार का होता है? जड़त्व 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व, यानी कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रखी रहती है तो वो स्थिर अवस्था में ही रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे, वो रखी रहेगी 1 साल 2 साल 100 साल। नंबर दूसरा जो आता है वो आता है गति का जड़त्व। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति करेगी कब? जब तक कि उस पर बाह्य बल लगा के उसे रोका ना जाए। यानी कि कोई गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगाए या कोई घर्षण बल लगे, फ्रिक्शन फोर्स लगे, तभी वो वस्तु रुकेगी, अदरवाइज वो नहीं रुकेगी। और नंबर 3 पे जो आता है उसे बोलते हैं हम दिशा का जड़त्व। इसे क्या बोल देते हैं हम? दिशा का जड़त्व। जड़त्व भी हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। ये पूरा का पूरा जड़त्व है। और इसी के आधार पे अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले गति के नियम, जो कि आपके अब बहुत जल्दी जो है मुश्किल से 5-7 मिनट में आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे। बेसिक मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, तो फटाफट इस चीज़ को नोट करिए। तो अब हम बात करते हैं गति के नियम पे। एक चार्ट में पूरे गति के नियम यहीं पे मैं आपके सारे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। गति के नियम कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं। तो गति के नियम जो होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। ध्यान से समझिएगा, कितने होते हैं? 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, यानी कि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। और इसके साथ जो आता है वो आता है आपका तृतीय नियम, थर्ड लॉ। तो क्या होता है भाई, ये हमारे पास गति के क्या होते हैं? 3 नियम होते हैं। गति के नियमों को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा कि गति के नियम दिए थे किसने, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि गति के नियम जो थे वो दिए थे किसने, कब दिए थे, किस बुक में दिए थे। कभी कभी आपसे ये बुक भी पूछ लेगा। तो गति के नियम जो थे वो दिए थे किसने? सर आइजक न्यूटन। कब वो दिए थे? 1687 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। इस बुक में इन्होंने क्या था, अपने गति के नियमों का उल्लेख किया है। यहाँ से एक नोट पॉइंट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। ध्यान से सुनेगा, फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिकी का पिता, ठीक है, भौतिकी का पिता। आपको ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु है और फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो लेवाशियर है, ठीक है। तो गति का नियम क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है। इसके अनुसार क्या होता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गति की अवस्था में है, साथ साथ लिखते लिखते चलेगा इसमें, स्थिर अवस्था में है या गति की अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में बनी रहेगी, उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसकी गति में परिवर्तन न कर दिया जाए। यानी कि लिखेगा इसमें कि गति का पहला नियम क्या होता है कि भाई अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या फिर गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था में बनी रहेगी। कब? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसकी गति या अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। तो कहने का मतलब यहाँ से ये आ रहा है, तो गति का जो प्रथम नियम है वो मूल रूप से किसके ऊपर है? उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो गति का प्रथम नियम क्या होता है भाई? जड़त्व का नियम भी होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आएगा कि गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसके बाद आता है इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स पे भी उदाहरण पहले के उदाहरण पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको हर एग्जाम में लगभग आपके मिल जाते हैं। कैसे? कि अगर कोई बस है और बस में कोई यात्री बैठे हुए हैं और बस अचानक से चल दे तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। यानी कि किसी बस में या फिर वाहन में कुछ भी हो, कार हो, बस हो, ट्रक, कुछ भी है, अगर कोई व्यक्ति उसमें बैठा है और अचानक से वो कार चल दे, बस चल दे, तो वो व्यक्ति जो है अपने आप को बैलेंस करने के लिए किधर बल लगाता है? पीछे की तरफ बल लगाता है।
तो पहला तो इसका नियम, पहला तो एग्जाम्पल ये आता है कि चलती हुई या कोई वो गाड़ी जो है वो स्थिर अवस्था में है और अगर वो तुरंत चल देती है तो जो व्यक्ति बैठे हैं वो कहाँ पे आते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है, साथ साथ लिखते लिखते चलेगा जो मैं बता रहा हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये आता है कि अगर कोई बस चल रही है और चलते चलते उसमें जो यात्री बैठे हैं अगर बस अचानक से ब्रेक मार दे तो उसमें व्यक्ति कहाँ मिलते हैं, इसमें आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आ रहे हैं वो सब किसके आ रहे हैं, आपके प्रथम नियम के ही आ रहे हैं। अगर हम किसी पेड़ को तेजी से हिलाएं, अगर हम किसी पेड़ को तेजी से हिलाएं तो उस पर जो पत्ती होती है वो टूट के नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है। अगर तेज तेज आप उसको हिला रहे हैं तो कुछ पत्ती फल कुछ भी है वो टूट के नीचे गिरना स्टार्ट करते हैं। वो सब किसके नियम पे है, गति के प्रथम नियम पे। अगर कोई गद्दा है, गद्दे को साफ करना है तो ऐसे तो साफ होगा नहीं, उसे रखो और डंडे से पीटना स्टार्ट कर दो। तो डंडे से पीटने से क्या होगा कि इसके कणों में क्या होगा, कंपन होगा, गति होगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, उससे दूर हट जाएंगे। तो ये किसके एग्जाम्पल आते हैं, आपके प्रथम नियम के ही एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरा नियम पढ़े, गति का दूसरा नियम पढ़ते हैं तो गति का दूसरा नियम क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर, यानी कि ये कोई एक वस्तु रखी हुई है, इसका द्रव्यमान कितना है, हमने एम है और इसका जो बल है इस पर कितना है, एफ है, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी कि जो एफ है उस वस्तु के द्रव्यमान यानी कि एम और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, यानी कि जब बल लगेगा तो गति भी होगी, गति होगी तो क्या होगा, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F बराबर m इंटू ए। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, आपका गति का दूसरा नियम है। गति के तीसरे नियम की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं हम इसे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक्शन रिएक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, कि अगर कोई वस्तु है, सपोज ये कोई मैंने एक वस्तु मान ली और अगर मैं इस पर एक बल लगा रहा हूँ तो वस्तु भी क्या करेगी, विपरीत दिशा में मेरे ऊपर बल लगाएगी। अगर मैं बल लगा रहा हूँ तो वो होती है क्रिया, वस्तु मेरे पे बल लगा रही है उसे बोलते हैं प्रतिक्रिया। ठीक है, उसे बोलते हैं हम क्या, प्रतिक्रिया। तो जो गति का तृतीय नियम है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी कि अगर आप F1 बल लगा रहे हैं तो वस्तु भी आपके ऊपर कितना बल लगाएगी, F2 बल लगाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कैसे आते हैं, जैसे कि रॉकेट का उड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, या रॉकेट का पर्णोदन। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ से, अगर ये नियम पूछेगा आपसे कि जो रॉकेट का उड़ना है वो कौन से नियम पर आधारित है, तो वो है आपका गति के तीसरे नियम पे। और अगर आपसे सिद्धांत पूछ ले कि कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा इसे हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ऑप्शन में ये भी होगा और आपका ये भी दिया होगा। अगर पूछ लिया आपसे नियम कौन सा है तो नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का है, फिर तीसरा नियम है। और अगर आपसे भाई पूछ ले सिद्धांत क्या है तो सिद्धांत किसका है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़्यादा। इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि अगर कोई बंदूक है, बंदूक से गोली छोड़ने पर झटका लगना, कि अगर मान लो आप बंदूक से गोली चला रहे हो, कंधे पे ऐसे चला रहे हो, तो आपको एकदम जो है पीछे की तरफ एक झटका लगता है। यानी कि अगर ये बंदूक आपने मान लिया, फॉर एग्जांपल बंदूक आपने मान लिया, गोली इधर की तरफ चल रही है, तो जो गोली होती है इसमें जो यहाँ पे बारूद होता है, इसमें क्या होता है, पीछे की तरफ एक बल लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गोली सामने की तरफ जाती है। तो बंदूक से गोली का चलना। जैसे कि दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है वो किनारे से या किनारे पर नाव से कूदता है, जंप करता है, तो जैसे वो जंप करेगा तो उसका जो पैर होगा वो नाव पे होगा, नाव क्या हो जाएगी, थोड़ी पीछे हट जाएगी। एक प्रैक्टिकली चीज़ आप सोच के देख लीजिए, अगर आप नाव में खड़े हो और आप किनारे पे कूद रहे हो, तो जब आप ऐसे कूद दोगे तो आपका जो पैर होगा वो इस फॉर्म पे होगा, पीछे की तरफ गति करेगा। तो आप तो कूदोगे सामने की ओर, और जो नाव होगी वो कहाँ हटेगी, उसमें पीछे की ओर हटेगी। तो ये इसके क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम एग्जाम्पल्स। तो जो हमारा आज का टॉपिक था गति के नियम, उम्मीद है
आप लोगों के समझ में आया होगा। मैंने आपको इसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया, पूरा टॉपिक जितना भी था, चाहे इसका बेसिक हो कुछ भी था। उम्मीद होगी कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गति के नियमों से बाहर नहीं जाएगा। जो मेरी अगली क्लास होगी वो गति की समीकरणों पे होगी और उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उस चीज़ में, यानी कि आपका जितना भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है वो सब चीज़ इसमें आपकी पूरी फुलफिल हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल हमारा, लाइक करिए और पूरा का पूरा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है, कुछ भी है, उसमें शेयर कर दीजिए। थैंक यू।